आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 क्या, कब, कहां और कैसे के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप इतिहास को रटना नहीं चाहते या किसी भी अन्य विषय को रटना नहीं चाहते बल्कि उसको समझते हुए सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्ट्रीट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। जैसे ही हम क्या, कब, कहां और कैसे चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो उसमें एक सवाल जो है पूछा जाता है उस बुक के द्वारा कि यदि हमको आज से 150 साल पहले, 2000 साल पहले, 500 साल पहले के बारे में इतिहास जानना हो तो हम कैसे जान सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एक दिन पहले के बारे में हमको जानना हो तो एक बार रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से हम जान सकते हैं। 1 साल पहले के बारे में जानना हो तो हम अपने पेरेंट्स से पूछकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरीके से 100 साल के बारे में यानी कि 100 साल पहले के बारे में हमको जानना हो, चाहे हमको 200 साल पहले के बारे में जानना हो, तो फिर जो है हम इतिहास को कैसे जानते हैं, कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे, ये सवाल जो है सबसे पहले इसमें क्रिएट किया जाता है। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो है इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम इसके कंसेप्ट को समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि इतिहास को हम किस तरीके से बांट कर पढ़ते हैं, किस तरीके से उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। दरअसल किसी भी सब्जेक्ट को हम करते क्या है ना कि उसको डिवाइड करके उसको कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं। इससे होता क्या है कि उसको समझना और समझाना दोनों आसान हो जाता है। इसी तरीके से हम इतिहास को ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। फिर दूसरा तरीका होता है इतिहास को और बांट के पढ़ने का कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। यानी कि इतिहास को और भी कई तरीके से हम बांट कर पढ़ सकते हैं, उसको काल खंडों में बांट के पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इतिहास के कालक्रम के हिसाब से। तो इतिहास के कालक्रम को हम कैसे बांट के, कालक्रम के हिसाब से, तो पहले अगर हमको बांटना हो तो कैसे बांटेंगे, और दूसरे हिसाब से हमको इतिहास को बांट कर स्टडी करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक काल, इसको समझते हैं, और दूसरा हम इतिहास में स्टडी करते हैं ऐतिहासिक काल। यानी कि हमको अपने अतीत के बारे में जानना हो तो कैसे जानेंगे, किस तरीके से हम बांट कर अध्ययन करेंगे। कुछ नहीं है इसमें। ऐतिहासिक काल क्या होता है कि जिन भी इतिहास के बारे में यानी कि जो भी हमारे बीते हुए समय है उनके बारे में यदि हमको लिखित साक्ष्य मिलते हैं, हमको लिखित साक्ष्य यानी कि प्रूफ मिलते हैं, यानी कि कोई ना कोई साधन जो है लिखा हुआ जिसके माध्यम से हम पढ़कर उसके इतिहास के बारे में जानते हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो है ऐतिहासिक काल है। और ऐसा इतिहास जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, किसी भी तरीके का लिखित साक्ष्य जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, हम उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानकर पढ़ते हैं। यानी कि सामान्यतः इतिहास को हम क्या करते हैं, सामान्यतः इतिहास को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग ऐसा जिसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य जो है मौजूद है, और दूसरा ऐसा जिसके बारे में हमको अध्ययन करने के लिए लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, और जिसमें हमको लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसको हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा डिवाइड अगर हम करते हैं कालक्रम के हिसाब से तो क्या करेंगे, तो हम एक भाग को बांट देते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरे को हम मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हम कह सकते हैं कि तीसरा भाग को हम आधुनिक इतिहास में बांटकर पढ़ते हैं। 1 2 3। थोड़ा सा यहाँ पे हम जल्दी इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम मेन चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि मानव सभ्यता और संस्कृति की जब से विकास हुआ है उस समय से लेकर लगभग 750 ईस्वी तक के समय को हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस समय में जो है मानव जो है खेती करना सीखा, पशु पालना सीखा, बस्ती बसाना सीखा, यहाँ तक कि बड़े बड़े नगर जो है बसाए गए। वैदिक इतिहास यानी कि इसी के अंतर्गत बड़े बड़े साम्राज्य भी बनाए गए, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। दूसरा जो है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास लगभग
50 ईस्वी से हम लेकर 1700 ईस्वी तक के बीच में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है छोटे छोटे साम्राज्य जो है अस्तित्व में आते हैं। 750 के बाद से छोटे छोटे साम्राज्य जो है अस्तित्व में आते हैं और 11वीं और 12वीं सदी के बाद से मुस्लिम शासक जो है भारत में प्रवेश करते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म का जो है भारत में प्रवेश होता है। उसके बाद जो है कई सारे जो है बदलाव जो है भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। और उस समय जो है 12वीं शताब्दी से लेकर लगभग मुगल काल के अंत तक क्या होता है कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है भारत में देखने को मिलता है। तो मध्यकालीन के इतिहास के बारे में हम लगभग 750 से 700 ईस्वी तक, 1700 ईस्वी तक पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है ईस्वी पूर्व, इसको भी हम इसी क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। तो प्राचीन इतिहास समझ गए, मध्यकालीन इतिहास का समझ गए, यानी कि अब 1700 ईस्वी के बाद का समय जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं वो आधुनिक समय या आधुनिक काल कहलाता है। इसको आधुनिक समय क्यों कहते हैं या आधुनिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी समय में अंग्रेज जो है भारत आए और अपने साथ एक शिक्षा की नई व्यवस्था, अपने साथ जो है राजनीतिक का एक नई व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, बहुत सारी आधुनिक चीज़ें जो है अपने साथ जो है लेकर आए, जिनका प्रसार जो है भारत में भी हुआ। इसी की वजह से हम जो है भारत को, यानी किसी भी इतिहास को हम आधुनिक काल के अंतर्गत 1700 ईस्वी के बाद से भारत का इतिहास जो है आधुनिक इतिहास कहलाता है। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब हमारे लिए ज़रूरी ये हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत कि आखिर जो है इतिहास को समझा कैसे जाए। अब जो है इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, यानी कि इतिहास सीखने के कौन कौन से साधन हैं या इतिहास सीखने के कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, इतिहास के स्रोत या साधन, इतिहास के कौन कौन से साधन जो है हमारे पास है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सामान्यतः इतिहास के बारे में 3 साधन हमको उपलब्ध होते हैं, जिसमें पहला हम कह सकते हैं कि उस समय की जो पुस्तकें हैं उनको लेकर पढ़ें, या उस समय के जो अभिलेख हैं उनके माध्यम से पढ़ें, या जो पूरा तत्व होते हैं उनके माध्यम से भी हम इतिहास सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला स्रोत जो है उस समय की किताबें कहलाएंगी, उस समय की जो किताबें होंगी उनके बारे में हम सीख सकते हैं, जिनको सामान्यतः हम किताब ना कहकर पांडुलिपि कहते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। दूसरा जो है अभिलेख, इसके माध्यमों से भी हम इतिहास को बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। और तीसरा जो है पूरा तत्व, इसके माध्यम से भी हम इतिहास सीख सकते हैं, जान सकते हैं, यानी कि इतिहास सीखने के ये स्रोत है। ये 3 जो है महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास जिनके माध्यम से इतिहास सीखा जाता है। यह सामान्यतः विश्व में कहीं भी इन्हीं 3 स्रोतों के माध्यम से सामान्यतः जो है इतिहास को सीखने का काम हम करते हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको जो है चीज़ें पसंद आ रही हैं, समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि रटने से ज़्यादा कहीं समझने में को महत्व दिया जा रहा है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमको इतिहास के बारे में जानना हो, चाहे आपको भी इतिहास के बारे में जानना हो, तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, उस समय की पुस्तकें का इंतजाम करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो यदि अगर हमको भी आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 3000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1500 साल पहले की जब भी हमको चीज़ें मालूम करनी हो, तो उस समय की जो इतिहास, जो किताबें लिखी गई हैं, यानी कि जिनको हम पांडुलिपि कहते हैं, उनको हम प्राप्त करेंगे और अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि क्यों कहलाती है? तो ये किताबें पांडुलिपि कहलाती हैं क्योंकि ये हाथ से लिखी गई हैं, हाथ से लिखी गई हैं। उस समय तक जो है मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, सामान्यतः कोई भी किताब जो है हाथ से ही लिखी जाती थी और हाथ से लिखी जाने के कारण ही वो किताबें, वो पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं। ये पांडुलिपि जो है एक वर्ड से निकला हुआ है जिसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि को ही हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यू का मतलब होता है हाथ, यहीं से जो है ये वर्ड निकला हुआ है पांडुलिपि। तो सामान्यतः आपको समझ में आ गया होगा कि पांडुलिपि से हम अध्ययन करते हैं। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है पांडुलिपि के संबंध में कि आखिर 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 1000 साल पहले
कि पुस्तकें जो है हमको कहाँ मिलती है, तो कहा जा सकता है कि इस समय की जो पुस्तकें हैं सामान्यतः मंदिरों या विहारों, इन सारे जगहों पर हमको प्राप्त होती हैं, मंदिर और विहारों में। सबसे पहले तो सोचने वाली ये बात है कि इतने समय तक जो है बहुत सारी हमारी पांडुलिपियाँ जो है नुकसान हो गई, जैसे बाढ़ के नुकसान से, कीड़े मकोड़े के खा जाने की वजह से नुकसान हो गई, या कोई जो है आक्रांता जो है यानी कि कोई बाहरी आक्रमण करने वाला आया और किताबों को जला दिया, ऐसा भी सामान्यतः होता है। और भी बहुत सारे तरीक़ों से जो है किताबें सामान्यतः नष्ट हो जाती हैं। कुछ किताबें जो हैं इसके बावजूद भी बची हुई हैं जो हमको मंदिरों और विहारों में मिलती हैं। अब दूसरा इससे ही जुड़ा हुआ तीसरा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर जो है हमको इन किताबों में पढ़ने को क्या मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इन किताबों में पढ़ने के लिए हमें उस समय की राजाओं महाराजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि राजा महाराजा जो है कब जो है सत्तारूढ़ हुए, यानी कब राजा बने, या उन्होंने कौन से पड़ोसी देशों से या किन किन देशों से या किन किन राष्ट्रों से उनका युद्ध हुआ, कहाँ जो है उनको विजयी प्राप्त हुआ, कहाँ जो है वो पराजित हुए, और भी उनके द्वारा कौन कौन से अच्छे काम किए गए। ये सारी चीज़ें जो हमको मिलती हैं पढ़ने के लिए। उस समय की धार्मिक विश्वास के बारे में हमको पता चलता है, धार्मिक विश्वास यानी बुक के माध्यम से धार्मिक विश्वास और उस समय की जो धार्मिक मान्यताएं थी उसके बारे में भी हमको पता चलता है। उस समय के जो औषधि विज्ञान है, यानी कि सामान्यतः जो इलाज करने के लिए कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बारे में भी हमको जानकारी जो है प्राप्त होती है। सामान्यतः विज्ञान के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, यानी कि उस समय की जो समाज है उसकी संस्कृति के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमें जो है इसके माध्यम से प्राप्त होती है कि कैसे जो है कौन कौन सी जो है उस समय कौन कौन से खेल खेले जाते थे, कौन कौन सी किताबें लिखी जाती थी, यानी कि सामान्यतः जो भी घटनाएं घटती होंगी उस समय की उस किताब में देखने को हमको मिल जाती होंगी। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अभिलेख क्या है। अभिलेख के बारे में हम पढ़ते हैं। अब जो है अभिलेख के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल ये होता है कि अभिलेख है क्या। तो अभिलेख के बारे में ये कहा जा सकता है कि अभिलेख जो है सामान्यतः कठोर सतहों पर जब कोई चीज़ उत्कीर्ण करके खोद कर उस पर लिखा जाता है तो वो जो है अभिलेख कहलाता है, जिसका संबंध जो है अतीत से होना चाहिए। यानी कि आज से बहुत साल पहले, 100 साल, 2000 साल, 1500 साल पहले राजाओं, महाराजाओं, रानी या उनके मंत्रियों के द्वारा क्या किया जाता था, किसी कठोर सतह पर खोदते हुए यानी कि उसको उत्कीर्ण करते हुए लिखा जाता था। वो पत्थरों पर लिखा हो सकता था या किसी धातु के चादरों पर भी लिखा हो सकता था, वो अभिलेख कहलाता है। तो अभिलेख का हम पहले क्या कर सकते हैं कि ये कठोर सतहों पर लिखा होता है। कठोर सतहों पर यह सतह क्या हो सकते हैं, तो यह सतह जो है धातु हो सकता है या पत्थर हो सकता है। अब पहला सवाल यह है कि आखिर इन अभिलेखों को लिखवाता कौन था, इन अभिलेखों को लिखवाने का काम कौन करता था। तो ये अभिलेख जो है उस समय की जो राजा होते थे, जो रानियां होती थी, या जो उस समय के मंत्री होते थे, तो इनके द्वारा, या उस समय के जमींदार वगैरह का भी कुछ हमको अभिलेख जो है देखने को मिलते हैं धातु पत्रों पर। तो उस समय के जो जमींदार थे, जो सामंत थे, जो उस साम्राज्य से रिलेटेड जो मंत्री थे, राजा थी, रानियां थी, ये जो है अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में जो है उसमें कुछ न कुछ जो है लिखाया जाता था। अब ये समझ में आ गया कि अभिलेख कौन लिखवाते थे, तो ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर उस अभिलेख में क्या लिखा होता था, आखिर उस अभिलेख से हमको क्या जानकारी मिलता है। तो उस अभिलेख से हमको ये जानकारी मिल सकता है कि उस समय का राजा कौन था, इतिहास जानने का। राजा जो था उसका साम्राज्य जो है कितना बड़ा था, साम्राज्य कितना बड़ा था, या कहाँ तक फैला हुआ था, किन किन राज्यों से उसका युद्ध हुआ, कहाँ वो जो है राजा पराजित हुआ,
या राजा तो अपने बारे में, पराजित के बारे में तो लिखेगा नहीं, कहाँ कहाँ हारा। सामान्यतः ही ऐसा होता है कि अपने विजयी अभियानों के द्वारा, विजय सामान्यतः अभिलेख उसी समय लिखवाया गया कि जब राजा कहीं अभियान करे, युद्ध करने के लिए जाए और युद्ध में विजयी हो, युद्ध में उसकी जीत हो, उस समय ही सामान्यतः जो है राजा अपने बारे में अभिलेख लिखवाते थे और बताते थे कि हमारा साम्राज्य जो है इतना दूर तक फैला हुआ था, उसके बारे में सामान्यतः। मंत्री भी जो है अपने बारे में, कुछ काम के बारे में जो राजा द्वारा अभिलेख लिखवाए जाते थे, यानी कि राजा के द्वारा जो अच्छे काम किए जाते थे या राजा के द्वारा जो दिशा निर्देश अपने जनता के लिए प्रस्तुत किए जाते थे, उनके बारे में भी अभिलेख देखने को मिलता है। सामान्यतः अभिलेख जो है मंदिरों के दीवारों पर, मस्जिदों के दीवारों पर भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं मंदिरों, बहुत सारे मंदिरों और मस्जिदों की दीवारों पर बहुत सारा कुछ लिखा होता है, वो भी जो है अभिलेख के एक साधन है जिनके माध्यम से हम इतिहास सीख सकते हैं। धातु के चादरों पर भी बहुत सारे जो है अभिलेख लिखे जाते थे, उनके माध्यम से भी हम इतिहास सीख सकते हैं। अब जो है हम सबसे इम्पोर्टेंट तो ये दोनों भी है, यानी कि उसके आगे हम देखते हैं कि इतिहास सीखने का, इसके आगे हमारे पास क्या साधन है जिनके माध्यम से हम इतिहास को सीखते हैं। तो अब हमारे पास एक वर्ड है पुरातत्व। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ये समझें कि पुरातत्व का मतलब क्या होता है। तो कहा जा सकता है कि पुरातत्व हर वो चीज़ है जो सामान्यतः इतिहास के अध्ययन के लिए, या सामान्यतः हम ऐसे कह सकते हैं कि इतिहास के अध्ययन के लिए किसी भी जगह का जब हम खुदाई करते हैं तो उस जगह से प्राप्त होने वाला हर वो चीज़ जो कभी ना कभी मानव के द्वारा बनाया गया है और मानव के द्वारा इस्तेमाल किया गया है, पुरातत्व कहलाता है। या सामान्यतः हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अतीत में मानवों के द्वारा बनाया गया हर वो चीज़ और इस्तेमाल किया गया हर वो चीज़ जो आज खुदाई में हमको प्राप्त होता है, वो हमारे लिए पुरातत्व है। तो पुरातत्व, कौन कौन से पुरातत्व हमको प्राप्त हो सकते हैं? तो हमको सबसे पहले महल या भवन या घर, जो हम सामान्यतः जो घरों हैं, घर, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हमको जो है पुरातत्व के रूप में ईंट प्राप्त होता है। हमको जो है पुरातत्व के रूप में आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स, हथियार, औजार, बर्तन, सिक्के, चित्र, ये सारे चीज़ें सामान्यतः जो अभी हमने लिखा है, ये सारी चीज़ें सामान्यतः पुरातत्व के अंतर्गत आती हैं। और जब किसी जगह की खुदाई की जाती है, यह सामान्यतः ज़मीन के ऊपर ही, पुरातत्व जो है ज़मीन के ऊपर भी मिल सकता है, ज़मीन के अंदर धंसा हुआ भी मिल सकता है, यहाँ तक कि ये पानी के अंदर भी डूबा हुआ हो सकता है। चाहे जहाँ भी हो, मानव के द्वारा अतीत में यदि बनाया गया है और उसका इस्तेमाल किया गया है तो वो जो है पुरातत्व के अंतर्गत आएगा। और इसको खोज कर जो है हम इतिहास पढ़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सामान्यतः आप देख लें कि किस तरीके से हम इनके माध्यमों से इतिहास पढ़ते हैं। यदि अगर सिक्का की प्राप्ति हमको होती है तो सामान्यतः हम जान सकते हैं कि ये सिक्का जो है किन राजाओं महाराजाओं के द्वारा चलाया गया था। सिक्के के अगर दूसरे तरफ किसी देवी देवता का अगर चित्र दिया गया है तो हम उस समय के राजाओं महाराजाओं के धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आभूषण अगर हमको प्राप्त होता है तो हम उस समय के बारे में ये जान सकते हैं कि आभूषण के लिए कौन कौन से संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता था, कौन कौन जो है धातु इस्तेमाल किए जाते थे। महल, भवन या घर अगर हमको प्राप्त होता है तो उस समय के बारे में हम भवन बनाने की तकनीक, ईंट बनाने की तकनीक और किस तरीके से उसको तकनीक से उसको सजाया गया है या सजावट के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होता है। अगर हमको हथियार मिलता है तो हथियार के माध्यम से भी हम ये कह सकते हैं कि आखिर कौन कौन से तरीके के हथियार मिलते थे, हथियार बनाने के लिए कौन कौन सी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था, किस तरीके से उसको जो है शार्प किया जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हमको मिलती है अतीत के बारे में जो भी चीज़ हमको मिलती है वो जो है अपना अपना इतिहास जो है खुद ब खुद अपने बारे में बताती है। अब तक जो है हम इतिहास, सबसे पहला देखें कि हम इतिहास के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। इतिहास के स्रोत में सबसे पहले किताब यानी पांडुलिपि, दूसरा जो देखें अभिलेख यानी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करके लिखा हुआ
कोई सतह है तो वो अभिलेख कहलाता है, और तीसरा जो है पुरातत्व, जो अतीत में हमारे द्वारा बनाया गया है, इस्तेमाल किया गया है, और आज जो है अगर वो हमको प्राप्त होता है तो वो पुरातत्व कहलाता है। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उससे भी पहले यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड, यानी कि क्या कब कहाँ और कैसे बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, यदि आपको इतिहास जो है समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि रटने से ज़्यादा कहीं समझने की ज़रूरत चीज़ है, कोई भी विषय, चाहे इतिहास हो या अन्य कोई भी विषय हो, आपको लगता है कि यहाँ से आप बेहतर कर सकते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जितना से ज़्यादा हो सके इसको अपने ग्रुप में शेयर करें। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सामान्यतः आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक ईस्वी और दूसरा जो है ईस्वी पूर्व। ठीक उसी तरीके से हम BC और AD का भी इस्तेमाल करते हैं। आगे समझने से पहले हम इन शब्दों का मतलब समझते हैं। बिफोर, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। उससे भी पहले हम थोड़ा सा इतिहास में और चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। असल में इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि तारीख जो है, डेट जो है, तिथि जो है, उसका कैसे निर्धारण होता है। दरअसल आप सबको पता है कि इतिहास में आज से 200 साल 300 साल पहले तक पूरे विश्व में इंग्लैंड का लगभग जो है आधिपत्य चलता था। इंग्लैंड का धर्म जो है ईसाई धर्म है, यानी क्रिश्चियन धर्म है, रिलीजन वहाँ पे चलता है, और उसके प्रवर्तक जो है ईसा मसीह है। तो डेट का निर्धारण का जो तरीका अपनाया गया वो दरअसल में किया गया कि ईसा मसीह के जन्म के दिन से ही तिथि की शुरुआत, डेट की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन से हम क्या करते हैं, तिथि की शुरुआत मानने लगते हैं। अब जो है हम आते हैं वर्ड पे, BC बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह। बिफोर क्राइस्ट का मतलब हुआ कि ईसा मसीह के पहले। बिफोर क्राइस्ट का हिंदी में क्या मतलब हुआ, ईसा मसीह के पहले। अब जो है अगर हम लिखे यहाँ पे 100 ईस्वी पूर्व, तो BC के लिए हम क्या करते हैं, ईस्वी पूर्व लिखते हैं। तो ईस्वी पूर्व का मतलब क्या हुआ, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले। अगर हम लिखते हैं 1000 ईस्वी पूर्व, या हम लिखते हैं 1000 BC, इसका मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले। और 1000 BC का मतलब क्या हुआ, बिफोर क्राइस्ट कितना, तो 1000, यानी कि ईसा मसीह से 1000 साल पहले। अब दूसरे तरफ आते हैं, एक होता है ईस्वी, उसी को हम AD लिखते हैं। AD को हम क्या करते हैं, AD को हम एनो डोमिनी कहते हैं, नाम याद रखना है, एनो डोमिनी। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब अगर हमसे कोई कहे कि 50 ईस्वी का मतलब क्या हुआ, तो सीधा सा मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 50 साल बाद। यदि कोई लिखे 50 AD, तो 50 AD का मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 50 साल बाद। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर एक बार ध्यान से सुनिए कि BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि ईसा मसीह से पहले। अगर हम लिखते हैं 1000 BC या 1000 ईस्वी पूर्व, इसका सीधा सा मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले। अगर हम लिखते हैं 50 AD या 50 जो है ईस्वी, इसका सीधा सा मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 50 साल बाद। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब टॉपिक में जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत असल में हमको पढ़ना है कि भारत का नाम, भारत या इंडिया कैसे पड़ा। अक्सर मैंने बच्चों को और बड़ों को भी इस बारे में चर्चा करते हुए सुना है
कि भारत का नाम आखिर भारत कैसे पड़ा या इंडिया जो है कैसे पड़ा। रोचक सवाल है और एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है, सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इंडिया का नाम जो है एक नदी के नाम पर, जिसका नाम है इंडस रिवर, उस नदी के नाम पर पड़ा है, जिसको हम लोग संस्कृत में सिंधु नदी भी कहते हैं। दरअसल में हुआ क्या कि ईरान और यूनान से आने वाले जो लोग होते थे, इस इंडस रिवर को हिंडोस या इंडोस कहते थे। दो नामों से पुकारते थे। ये जो सिंधु नदी है, जो इंडस रिवर है, इसको या तो हिंडोस या इंडोस कहते थे। और दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि इस इंडस रिवर के पूर्व का जो इलाका था, यानी कि ईस्ट का जो इलाका था, उसको इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा, और यहीं से भारत का नाम, इंडिया का नाम इंडिया पड़ा। तो इंडिया का नाम रखने में भारत के पश्चिमोत्तर इलाके से आने वाले ईरान, इराकी और यूनानी, उनके द्वारा इंडस रिवर के नाम पर, सिंधु नदी के नाम पर जो है इंडिया रखा गया। ठीक उसी तरीके से सिंधु नदी के नाम पे सिंध से ये हिंद हो गया, सिंध से हिंद हो गया। उसी ईरान और इराक से आने वाले लोग इस सिंध नदी को, सिंध से उनका उच्चारण ना होने की वजह से सिंध को हिंद कहा, और इसी हिंद नदी के पूर्व में जो इलाका है, जो स्टेट है, उसको जो है हिंदुस्तान कहा गया। तो तीनों नाम जो है अभी जो हम देख रहे हैं, इंडिया का नाम एक जो है उसी इंडस रिवर से निकलकर सामने आता है। दूसरा नाम है भारत। तो भारत का नाम कहाँ से आया, तो भारत के उत्तर पश्चिम के इलाके में, आज से प्राचीन इतिहास में उत्तर पश्चिम इलाके में एक कबीला रहता था, और उस कबीला का नाम जो था भरत था। कबीला का नाम भरत था। उस कबीले के नाम पर जो है आज इंडिया का नाम, भारत का नाम जो है भारत रखा गया है। अगर आप इसके बारे में, इस कबीला के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी जो है ऋग्वेद में मिल सकती है। ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद जो है विश्व का प्राचीनतम वेदों में से एक वेद है, और इसमें जो है भरत कबीला के बारे में जानकारी मिलती है, और इसी भरत के नाम पर भारत का नाम जो है भारत पड़ा, इंडिया का नाम जो है भारत पड़ा। अब जो है हम इस टॉपिक के, यानी कि इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ तक कि 6th क्लास में तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इसके अलावा कंपटीशन के क्षेत्र में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्योंकि मानव जो है विकास की प्रक्रिया के द्वारा आज जो यहाँ तक पहुँचा है, तो कभी ना कभी जो है मानव जो है खेती करना शुरू किया होगा, कभी ना कभी जो है मानव पशु पालना शुरू किया होगा, कभी ना कभी मानव जो है बस्ती बसाना शुरू किया होगा, कभी ना कभी जो है शहर बसाया होगा, कभी ना कभी जो है साम्राज्य बनाए होंगे। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है कि आखिर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले, अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है सबसे पहले कृषि के साक्ष्य यानी कि प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो आप बताइए कि भारत में कृषि के साक्ष्य जो है सबसे पहले मेहर, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो है कृषि के साक्ष्य जो है मेहरगढ़ में मिलते हैं। और कौन से, तो गेहूं और जौ, इन दो का साक्ष्य जो है मिलता है सबसे पहला। अगर आपसे पूछे कोई कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो प्रूफ जो है कृषि के, खेती के कहाँ मिलते हैं, तो मेहरगढ़ में मिलते हैं। कौन से फसल के प्रूफ जो है सबसे पहले मिलते हैं, तो गेहूं और जौ के फसल जो है इनके प्रमाण जो है सबसे पहले मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से सबसे पहले कौन से जानवरों को पाला गया, तो ठीक मेहरगढ़ में ही सबसे पहले जानवरों को पालने के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो कौन कौन से जानवर, तो कुत्ता, भेड़, बकरी, इन सारे जानवरों को भी पालने के साक्ष्य जो है इन क्षेत्रों में मिलते हैं। अब जो है गेहूं जौ हम देख लिए। अगर इससे अलग आपसे कोई सवाल पूछे कि भारत में जो है सबसे पहले
चावल की खेती के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो आप भारतीय मैप देखें, मैप में आपको एक विंध्य पर्वत दिखेगा, विंध्य पर्वत दिखेगा। उस पर्वत के उत्तर दिशा में एक जगह का नाम है जिसे हम कोल्डिहुआ कहते हैं। यहाँ पे ही सबसे पहले चावल की खेती की जाने की प्रमाण मिलती है। गेहूं एवं जौ की प्रमाण मेहरगढ़ में, चावल की प्रमाण सबसे पहले कोल्डिहुआ में, जानवर एवं पशु पालने का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ में। कौन से जानवर, तो कुत्ता, भेड़, बकरी। कौन से फसल जो है सबसे पहले पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, तो गेहूं और जौ। अब आगे हम बढ़ते हैं कि मानव जो है बस्ती बसाने का सबसे पहला प्रमाण जो मानव जो है एक साथ रहना शुरू किया, वो मिलता है भारत के इलाके में बुर्जहोम, जो वर्तमान जो है कश्मीर के इलाके में पड़ता है। यहाँ से है सबसे पहले जो है बस्ती बसाए जाने का प्रमाण जो है मानव को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले शहर बसाए जाने का प्रमाण जो है कहाँ मिलता है, सबसे पहले शहर बसाए जाने का प्रमाण जो मिलता है वो भारत के पश्चिमोत्तर यानी कि उत्तर पश्चिम के इलाके में सिंधु नदी कहाँ मिलता है, तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारों पर। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे भारत में शहर बसाए जाने का प्रमाण जो मिलता है वो सिंधु नदी के किनारे एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे जो है शहर बसाए जाने का सबसे पहले प्रमाण जो है भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है। बड़े बड़े साम्राज्य, सबसे पहला साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य जो है आप देखिएगा तो गंगा नदी के घाटी में सबसे पहला साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य मगध, जिसका नाम आपने सुना होगा, उसके बारे में जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। यानी कि शहर बसाने का प्रमाण तो सिंधु और उसको सहायक नदी के किनारे मिलता ही है, लेकिन सबसे पहला जो है बड़ा साम्राज्य जो है बसाए जाने का प्रमाण जो है वो आपको जो है गंगा नदी घाटी में ही मिलता है। इसके अलावा आखिर मगध जो है इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे, या इसके महान शासक कौन थे, तो आपने सामान्यतः इन महान शासकों के नाम के बारे में सुना होगा, जिसमें अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद और बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सारे राजाएं जो हैं मगध साम्राज्य से संबंधित हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू।